Good morning children, Babita Parmar welcome you all in your own channel Physics की आवाज़, providing you Physics easy notes। हम पहुंच चुके हैं चैप्टर 5 लॉ ऑफ मोशन के लेक्चर नंबर 5 और लॉज जो पार्ट हम इस लॉज का पढ़ रहे थे दैट इज फ्रिक्शन के लॉज कंप्लीट हो चुके हैं। वी हैव स्टडीड नाउ द लास्ट टाइम फोर्थ लेक्चर में आई हैव गिवन यू अ क्वेश्चन दैट शो द वेरिएशन ऑफ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन विद अप्लाइड फोर्स। वो मैं ऐसे जल्दी से करा दिया था। आई वॉज नॉट सेटिस्फाइड कि प्रेजेंटेशन आप कैसे करेंगे, तो आई थॉट कि इस लेक्चर में उसको मैं दोबारा से कवर कर दूं। सो व्हेन यू हैव टू ड्रॉ द ग्राफ, आपको जब ग्राफ ड्रॉ करने के लिए दिस इज एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। कई बार तो ये डेफिनेशंस के साथ आ जाता है कि टाइप ऑफ फ्रिक्शंस करिए और ग्राफ से उसको रिप्रेजेंट करिए, तब तो कोई बात नहीं, आप उसकी जब डेफिनेशन लिखते हैं तो उसकी सारी प्रॉपर्टीज भी कवर कर लेते हैं, है ना। सो इफ यू वांट दैट यू हैव टू शो द वेरिएशन ऑफ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, तो मान लीजिए ये आपका फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इस तरफ, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इधर को है एंड हियर इज द अप्लाइड फोर्स। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन के लिए हम हमेशा सिंबल कौन सा लगाते हैं, छोटा एफ यूज किया है मैंने। अप्लाइड फोर्स के लिए आई हैव यूज्ड कैपिटल एफ, है ना, जबकि कई बुक्स में पी हो जाता है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन के लिए एफ होता है। डिपेंड्स, कुछ उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, बेसिक है, आपको चीज़ पता होनी चाहिए। सो जैसे ही हम किसी बॉडी के ऊपर फोर्स अप्लाई करते हैं, एज वी अप्लाई force on a body kept over the other, तो क्या चीज होती है, three type of force of friction a small f comes into action। इस तरह से आपको लिखना पड़ेगा। नंबर 1 दैट इज स्टैटिक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। ये जब होता है जब बॉडी इज एट रेस्ट, ठीक है। यहाँ सिर्फ दिस स्टैटिक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एरो मार के लिखेंगे, बॉडी एट रेस्ट। इसमें क्या क्या चीज़ें आएंगी, स्टैटिक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, दिस एफ एस जो है वेरिएबल है, फ्रॉम 0 टू एफ एस मैक्सिमम। फिर सेल्फ एडजस्टिंग है, एंड ऑलवेज इक्वल टू अप्लाइड फोर्स। दिस इज स्टैटिक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन तब आता है जब बॉडी रेस्ट पे है, वेरिएबल होता है, इसकी वैल्यू वेरिएबल फ्रॉम 0 टू एफ एस मैक्सिमम। तो जब अगर हम बॉडी के ऊपर मान लीजिए ऐसे बराबर पार्ट्स में मैं इधर बांट रही हूँ, इस तरह से कर देती हूँ जस्ट शो करने के लिए, यू है लाइक दिस। जब आप यहाँ से ये 45 डिग्री पे इंक्लाइंड है आपका ये, बिकॉज व्हेन यू हैव दिस अप्लाइड फोर्स, मान लो 1 न्यूटन का लग रहा है तो वो भी एडजस्ट हो जाता है 1 न्यूटन पे, बॉडी हिलती नहीं है। 2 न्यूटन करते हैं वो भी 2 न्यूटन हो जाती है, 3 न्यूटन करते हैं वो भी 3 न्यूटन हो जाती है। इस तरह से द वैल्यू इज कांस्टेंट 4 न्यूटन किया तो मैं ज़्यादा ऊपर तक नहीं जाऊँगी, आई विल इरेज दैट पार्ट टू शो द अदर पार्ट ऑल्सो, ठीक है। एंड
देन व्हाट हैपन इज वन टाइम इट कम्स की दैट इज मैक्सिमम वैल्यू पे आप आ जाते हैं, ठीक है। सो इट इज एट द वर्ज ऑफ मोशन। ये आपका ये है स्टैटिक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, है ना। और बॉडी कैसी है, यहाँ पे पूरा बॉडी जो है वो रेस्ट पे, ठीक है। यहाँ पे एक वैल्यू फिर आती है कि इट इज एट द वर्ज ऑफ मोशन। दिस वैल्यू इज इफ यू से दैट दिस इज, ये पॉइंट जो आता है इस वाले पॉइंट पर, दिस इज से आई ड्रॉ इट विद रेड, द बॉडी इज इक्वल टू दिस, इट्स नॉट इन अप्लाइड फोर्स के बराबर ही है, बट दिस इज टिल हेयर, बिलो दिस it was static force of friction, here it comes to be the limiting force of friction. Limiting force of friction. और एक बार वो इंटरलॉकिंग को ओवरकम करता है, it comes in motion, then comes your the body is in motion, it like this, एंड काइनेटिक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन आता है और वो चेंज नहीं करता, इट्स कांस्टेंट, ठीक है। यहाँ पे बॉडी कैसी है आपकी, मोशन में है, हियर इट इज मोशन, ठीक है, एंड इट्स लिटिल लेस देन दिस, हियर इट इज एट वर्ज ऑफ मोशन। यहाँ कौन आ जाएगा, kinetic force of friction. This will be your Fk, this is your Fl, limiting force of friction, or you can write it as Fs ब्रैकेट के ऊपर मैक्सिमम। दिस इज सो ये स्टैटिक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन हो गया। तो ड्रॉ तो आपने किया, लेकिन आपको उसको लिखना भी पड़ेगा, तभी आपको मार्क्स मिलने। सो दिस स्टैटिक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन आपने किया। नाउ सेकेंड यू विल राइट डाउन इज लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। ये Fs मैक्सिमम या फिर Fl से रिप्रेजेंट की जाती है। बॉडी इज एट द वर्ज ऑफ मोशन, ठीक है। और दिस ये मैक्सिमम वैल्यू जो है दैट इज ऑल्सो इक्वल टू द अप्लाइड फोर्स ओनली। दिस Fl फोर्स ऑफ लिमिटिंग दैट विल बी इक्वल टू applied force F, and it always equal to the applied force, and 0 to Fs maximum तक वो जा रही है। So its value can, when the body is at rest, so this Fs जो है it is less than your F applied force से कम है, the body is at rest। Here F body is the verge of motion, here your Fl is equal to F only, verge of motion पे है जो applied force दोनों बराबर आ रहे हैं। तीसरा आपका हो जाना था kinetic force of friction। I'll write it as F के नीचे K लिखेंगे। here Fk is this, here the force of friction, you can say the force of friction is less than this, body is in motion, value of Fk is constant। ये नहीं है कि स्पीड बढ़ गई तो इसकी वैल्यू जो है वो चेंज हो जाएगी। दिस इज व्हाट these are the things which you have to remember। ये यहाँ पे body is in motion।
इतना आप लिखेंगे। और हियर वन मोर पॉइंट यू विल राइट, दैट इज एफ के जो है दिस इज लेस देन एफ ई। ठीक है, इतना आप लिखोगे तो आपको पूरे 2 मार्क्स जो है एग्जाम में मिलेंगे। ओके, नाउ विल सी इंक्लाइन प्लेन पे हम देख रहे, अच्छा हमने अभी पढ़ा था एंगल ऑफ रिपोज और स्लाइडिंग बॉडी देखते हैं ऑन एन इंक्लाइन प्लेन। इफ द क्वेश्चन इज न्यूमेरिकल तो हमने किया ही था, बट उसमें हमने एंगल ऑफ इंक्लाइन प्लेन निकाला था। आगे हम देखते हैं एक्सेलरेशन वाला भी, अगर कोई न्यूमेरिकल होता है तो लेट यू नो अबाउट इट। नाउ यहाँ पर कई बार ये HP बोर्ड वाले जो है वो क्वेश्चन दे देते हैं कि एक्सेलरेशन बॉडी का कैलकुलेट करो, बट फाइंड द एक्सेलरेशन of a body sliding down a rough inclined plane। एक रफ इंक्लाइन प्लेन है, उधर से बॉडी जो है वो स्लाइड कर रही है। तो डेफिनेटली अगर वो स्लाइड कर रही है, दिस इज योर से इंक्लाइन प्लेन, ये आपका इंक्लाइन प्लेन हो गया, ये हॉरिजॉन्टल सरफेस हो गया। यहाँ ये सर्टन एंगल बना रहा होगा जो कि डेफिनेटली गोइंग टू बी ग्रेटर देन द एंगल ऑफ रिपोज, तभी वो स्लाइड करेगी बॉडी, है ना। एंगल ऑफ रिपोज क्या होती है, वो एंगल अल्फा लिया था हमने। एंगल ऑफ रिपोज इज दैट एंगल एट विच द बॉडी इज एट द वर्ज ऑफ मोशन, मोशन के वर्ज पे होता है, उसको लेते हैं। दिस इज नॉर्मल रिएक्शन। अभी तक तो आपको बच्चे आ गया होगा डायग्राम्स ड्रॉ करने। फ्री बॉडी डायग्राम्स में मैंने एक्सप्लेन किया था, वी टेक लाइक दिस, यहाँ को mg नहीं होगा, mg विल बी स्लाइटली दिस साइड, दिस इज द mg, और जितना ये एंगल होगा उतना ही अपनी जगह से खसक गया होगा थीटा। फिर ये इसकी बेस की तरह बिहेव कर रहा है, इसलिए ये हो जाएगा mg cos थीटा, इस तरफ हो जाएगा mg साइन थीटा, और इस तरफ को क्योंकि वो द बॉडी इज स्लाइडिंग डाउन इट, सो यहाँ पे दिस विल बी द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो होगा, विल टेक इट एज अ काइनेटिक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, क्योंकि वो मूव कर रहा है, वहाँ पे मोशन में आ चुका है। सो दिस इज द काइनेटिक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक्टिंग ऑन इट, दिस इज व्हाट। सो लेट इसको हम ले लेते हैं OA B। OA क्या है, रफ इंक्लाइंड प्लेन मेकिंग एंगल थीटा with respect to horizontal surface OB such that theta is greater than angle of repose, then only it will slide, है ना, ये तभी वो स्लाइड करेगा। हो गया, m ले लेते हैं, या डायरेक्टली mg लेते हैं, दैट इज weight of the body on inclined plane। ठीक है, सो A ले लेते हैं, acceleration of the body down the inclined plane। इधर ही को वो एक्सेलरेट कर रहा है, सो द फोर्स इज एक्टिंग इन, द नेट फोर्स विल बी एक्टिंग इन एफ नेट जो होगा वो इसी डायरेक्शन में आएगा, बॉडी स्लाइडिंग दिस से। नाउ दिस इज व्हाट वी हैव। नाउ वेरियस फोर्सेस, अब डायग्राम से
वेरियस, अब ज़रूरी नहीं हर बारी हम लिखें फ्री बॉडी डायग्राम, ठीक है। डेरिवेशन वाला पार्ट है तो हम डायरेक्टली यहीं से जो हमने ड्रॉ किया यहीं से निकाल सकते हैं। वेरियस फोर्सेस एक्टिंग ऑन द बॉडी आर, नंबर 1 क्या है? दैट इज weight mg acting downward. Then number 2, normal reaction, हम R से रिप्रेजेंट करते हैं, upward. Then तीसरा small f, force of kinetic friction, ये इतने सारे फोर्सेस हैं। सो mg जो है यह mg कैन बी रिजॉल्व into 2 components, ठीक है। पहला हो जाएगा mg cos theta, this is equal and opposite to normal reaction, तो आपकी इक्वेशन क्या जाएगी? R is equal to mg cos theta. Number 2, mg sin theta, this is mg sin theta is acting downward along the inclined plane, ठीक है, नीचे की तरफ का लगा inclined plane, opposite to Fk, and as net force and net full stop लगा लेते हैं, net force F net will be down the inclined plane as body slides, body is sliding, ठीक है, बॉडी नीचे की स्लाइड हो रही है, तो हमारी इक्वेशन क्या हो जाएगी? F net is equal to मास इनटू एक्सेलरेशन होता है न्यूटन लॉ से, न्यूटन सेकेंड लॉ, F net will be equal to how much? That will be इस साइड वाला जो फोर्स है माइनस दिस, so it will be mg sin theta minus Fk is equal to mass into acceleration, or you can write that this. अभी आपको एक्सेलरेशन की वैल्यू कैलकुलेट करनी है यहाँ पे, सो R इज इक्वल टू, यू हैव Fk की वैल्यू है, Fk का आप अगर फ्रिक्शन के लॉज लगाते हैं, अप्लाई द लॉज ऑफ फ्रिक्शन, तो एक इक्वेशन है, दिस इज स्मॉल a, दिस इज स्मॉल b, नाउ बट फ्रॉम लॉ ऑफ फ्रिक्शन, वहाँ से अगर हम देखें, सो एफ के विल बी इक्वल टू म्यू के इंटू द नॉर्मल रिएक्शन आर, एंड विच कैन बी रिटन एज म्यू के इंटू एम जी कॉस थीटा लिख सकते हैं, कहाँ से? फ्रॉम इक्वेशन ए, देयरफॉर इक्वेशन बी विल बी, क्या हो जाएगा इक्वेशन बी का? इट विल बी मास इंटू एक्सेलरेशन इज इक्वल टू mg sin theta, mg sin theta minus, it
दैट वाज एफ के की जगह आ जाएगा बच्चों म्यू के एम जी कॉस थीटा, राइट। सो यहाँ पे देखो you have mm common, I'll take it out. A is equal to g sin theta minus mu k g cos theta, दोनों में g कॉमन है, बाहर निकाल लेते हैं। sin theta minus mu k cos theta, this is the acceleration of the body। ठीक है, यहाँ पे कुछ बातें आपको ध्यान रखनी है। दिस विल बी व्हेन दिस राइट, अगर बॉडी जो है इफ इट इज इन अपवर्ड डायरेक्शन, तो सिर्फ आपको क्या है, ये अगर मान लीजिए बाई चांस, वैसे तो देते नहीं डाउन द रफ इंक्लाइन प्लेन ही देते, अगर मान लो कि बोला कि बॉडी इज मूविंग इन अपवर्ड डायरेक्शन, तो अगर वो ऊपर की तरफ को, तो अप्लाइड फोर्स भी दिखाएंगे कि कोई फोर्स लग रहा है, वो उसको खींच रहा है। दिस एम जी साइन थीटा इधर को है, इसका वेट के कंपोनेंट्स, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ऑपोजिट डायरेक्शन में हो जाएगा। इफ द बॉडी इज मूविंग इन अपवर्ड डायरेक्शन, ये नेट फोर्स इज इन दैटवर्ड डायरेक्शन। तो सिर्फ यहाँ पर कुछ चीज़ें जो आपने ध्यान रखनी है कि इफ बॉडी इज मूविंग अपवर्ड, इफ बॉडी मूव्स अप along inclined plane, तो आपका जो ये एक्सेलरेशन का फॉर्मूला है वो होना था g साइन थीटा प्लस म्यू के कॉस थीटा। ठीक है, अगर आपका इंक्लाइंड प्लेन, ये चीज़ें बस एग्जाम में यहीं तक करना है, ये सब चीज़ें क्वेश्चन घुमा के पूछ रहे हैं तब। इंक्लाइंड प्लेन इज फ्रिक्शनलेस, तो फ्रिक्शनलेस होगा तो क्या हो जाएगा, ये म्यू के होगा ही नहीं, कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन नहीं होगा। सो म्यू के विल बी इक्वल टू 0। सो एक्सेलरेशन विल बी इक्वल टू हाउ मच, जी साइन थीटा। And if the plane is vertical, if plane is vertical, अगर ये vertical होगा तो क्या हो जाएगा, then this theta will be equal to how much, theta will be equal to 90 डिग्री, है ना। थीटा कौन सा वाले थीटा की बात है, दिस एंगल विल बी 30, अगर ये प्लेन वर्टिकल होता है सर, तो एंगल थीटा कितना हो जाना था, 90 डिग्री। तो आप इसमें डाल दीजिए वैल्यू को, कितना हो जाएगा, एक्सेलरेशन विल बी इक्वल टू जी साइन 90 डिग्री प्लस माइनस कॉस 90 डिग्री, दिस विल बी इक्वल टू जी, so sin 90 is 1, plus minus this is going to be 0, so acceleration will be equal to this. So this will be the case of free falling, अगर ऊपर से नीचे को आ रही है, if body is coming down, then it is a case of free falling body, A will be equal to G. Okay, then next one more important question that we have also done in कौन से वाला resolution of vectors, जब मैंने आपको कराया था उस वक्त मैंने कहा था एक चीज़ कि what is easier, push और pull। इसको हम फ्रिक्शन किससे भी कर सकते हैं, तो मैं पहले सोच रही थी नहीं करवाऊँ, बट सो कि आपको एग्ज़ाम में आता है तो एग्ज़ाम में कोई स्पेसिफाई नहीं होता कि आपको फ्रिक्शन से ही करना है या कैसे करना है। ये दोनों मेथड हैं, आप रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर पार्ट 2 में जाइए, वहाँ पर भी है सेम चीज़। एंड नाउ विल शो इट विद द फ्रिक्शन ऑल्सो, व्हाट इज ईजियर टू पुश और पुल, बॉडी दे दें और लॉन रोलर दे दें,
बात एक ही है ना, कुछ भी दे देते हैं, वो आपको वो करना है। तो आप सिर्फ लॉन रोलर होता था तो हम नीचे की तरफ को इस तरह से डायग्राम ड्रॉ करते थे, पिछले जो हमने उसमें किया था रेजोल्यूशन में, वहाँ पे हम इस तरह से इसके ऊपर दिस इज इधर पे फोर्स लगा रहे थे, दिस वाज द फोर्स अप्लाइड, वहाँ बॉडी शो नहीं कर रहे थे ऐसे करके ना। लॉन रोलर था तो हमने गोल सा बनाया था, इस तरह से था, हमने कहा कि ऐसे खींच रहे हैं उसको, तो फिर वो रिजॉल्व इस तरह से करते थे कि लॉन रोलर इधर को या तो इधर दिस इज पुल हो रहा है, और अगर पुश था तो हमने उसको ऐसे एरो मार के कहा था ये पुश हो रहा है, सिर्फ डायग्राम में फ़र्क था, ठीक है। लॉन रोलर पर दोनों चीज़ें एक साथ ही कैसे भी हो आपको दोनों आने चाहिए, ठीक है। सो कि वे पुल अप बॉडी करके दे रहे हैं, बॉडी। तो क्या चीज़ है, दोनों एग्जाम्पल्स बिल्कुल सेम है, दोनों को आप इस तरह से प्रूव कर सकते हैं। ना व्हाट इज़ यहाँ बॉडी के लिए बोला है, आपको क्या लगता है पुश करना आसान है कि पुल करना आसान है? धक्का मारना आसान होता है, ऐसे पूरा वेट है कि उसको खींच के ले जाना आसान होता है। सो मैक्सिमम ऑफ यू विल थिंक दैट इट इज़ ईजियर कि हम धक्का मारे अपना पूरा वजन उस पर डाल दें तो वो ज़्यादा ईजी। लेट्स सी कि वाकई उससे होता है कि नहीं। अब ये आपका हॉरिजॉन्टल सरफेस है, ठीक है, इसके ऊपर एक ये बॉडी है। अब आपने इस बॉडी के ऊपर इधर यू विल, ये मान लीजिए यहाँ से आप ऐसे एरो बना रही हूँ मैं, तो ये क्या हो गया, पुल कर रहे हो, ठीक है। ये आपका अप्लाइड फोर्स है, आप उस तरफ को खींच रहे हो। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या हो जाएगी, ये आपकी बॉडी है ऑन हॉरिजॉन्टल सरफेस, इधर की जगह ये ऐसे किया है, ठीक है, लाइक दिस। सो आई एम हियर, दिस इज द अप्लाइड फोर्स, ये आपका हॉरिजॉन्टल सरफेस है। सो यहाँ ये किस केस क्या हो जाएगा, यहाँ पे पुश हो रहा है इसलिए एरो इधर को है, यहाँ पे पुल हो रहा है तो एरो उस तरफ को जा रही है, ठीक है। सो हियर इफ यू सी m is the mass of the body, उसका वेट mg नीचे को एक्ट करेगा, वेट mg is going to act downward, नॉर्मल रिएक्शन इनका ऊपर की तरफ होगा, इसका भी नॉर्मल रिएक्शन ऊपर की तरफ होगा। अब ये फोर्स इधर है तो यहाँ ये फोर्स को आप रिजॉल्व करेंगे, इफ दिस इज एट एन एंगल थीटा, ये थीटा एंगल पे, तो ये हो गया आपका f cos थीटा, और इस तरफ को आ जाएगा आपका f sin थीटा, है ना। जिस भी साइड के ऊपर एंगल बनता है वो बेस की तरह एक्ट करता है, और बेस के साथ हमेशा cos थीटा। यहाँ पे ये एंगल थीटा बना रहा है, दिस एंगल इज थीटा। अब ये फोर्स ऐसे इधर को जा रहा है, आप इसको से आगे को खींचोगे, दिस इज द फोर्स, ये रिजॉल्व हो जाएगा, दिस इज मेकिंग एन एंगल थीटा हियर, सो दिस एंगल विल बी, ये वर्टिकल इस तरह से आपका जा रहा है, सो दिस एंगल इज ऑल्सो थीटा, है ना। ये लाइन और ये लाइन सीधी है, सो दिस इज थीटा, इट इज मेकिंग नॉट दिस वन, सॉरी, वर्टिकल ऑपोजिट कौन होगा बच्चे, ये लाइन है ना, ये सीधी गई है यहाँ को, ये और ये सीधी गई है यहाँ को, दिस एंगल इज थीटा, सॉरी दिस इज नॉट थीटा, दिस एंगल इज थीटा, है ना, वर्टिकली ऑपोजिट। इसमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं थी, जो थीटा था वहीं पर रिजॉल्व हो गया। इसको आगे को खींच के कर दिया था, तो ये वाला, ये जो फोर्स है इसी को आपने आगे खींचा था ना, ऐसे आगे को, तो ये वाला एक हम सोच रहे थे कि इधर को देखते हैं कि क्या है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन और वर्टिकल, इसी लाइन को मैंने पीछे को खींचा, तो ये दोनों ट्रायंगल्स कैसे हो गए, वर्टिकली ऑपोजिट हो गए। तो यहाँ पे जब फोर्स को रिजॉल्व करोगे, ये एंगल बना रहा है, तो दिस इज f cos थीटा, एंड इस डायरेक्शन वर्टिकल इज दिस वन, है ना, क्योंकि इसके साथ इस वाली साइड के ऊपर ये एंगल बना रहा है, तो ये क्या हो गया, बेस, तो इसके 90 डिग्री पे ये हुआ, दिस इन दिस डायरेक्शन इट विल बी f sin थीटा। ये क्लियर है, क्योंकि ये फोर्स को रिजॉल्व कर रहा है, तो ये एक इस साइड को हो गया, इसके 90 डिग्री ये हो गया रिजॉल्व,
यहाँ पर ये F था तो इसके ये दो साइड से परपेंडिकुलर, इन केस में क्या हुआ. सो दिस इज द रिजॉल्व. नाउ F लेट M जो है मास ऑफ द बॉडी ऑन हॉरिजॉन्टल सरफेस. ठीक है. अच्छा, एक और चीज़ यहाँ होगी कि अगर इसको खींच रहे हैं इधर को तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कहाँ आएगा, इस तरफ आएगा. इफ इट मूव्स देन द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन हियर विल बी एफ के. काइनेटिक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन विल एक्ट हियर. हम डायरेक्टली नहीं बोलना, नाम लेना, तो हम यहाँ पे यही बोल सकते हैं स्मॉल एफ इज अ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन विच विल एक्ट इन दिस वे. यहाँ पे इसको धक्का दे रहे हैं तो बॉडी इधर को जा रही है ना, यहाँ को मोशन है ना, इस तरफ को. दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मोशन. इस वाले में पुश कर रहे हो, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मोशन. तो अगर मोशन इधर को हो रहा है तो यहाँ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इस तरफ को है, इस वाले मोशन इधर को हो रहा है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इस तरफ को है. मीन्स द बॉडी ऑन द हॉरिजॉन्टल सरफेस हो गया. देन थीटा जो है, एफ इज द अप्लाइड फोर्स at angle theta with horizontal. R is normal reaction equal to weight of body. So R is equal to mg. This is what we have. So small m only, okay, mg. Then Fk, or I'll write only F, don't write Fk. F force of friction opposite to direction of motion. So देखो अब इस क्वेश्चन में अगर पुश एंड पुल की बात हो रही है और लॉन रोलर है, अगर वहाँ पे आप फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लाओगे तो आप F लिखोगे. ठीक है, सरफेस के साथ जो फ्रिक्शन पर. हमने वहाँ पे नहीं किया था, हमने रिजॉल्विंग फैक्टर से ही देख लिया था. हमने कहा था कि इस वाले में ऊपर की तरफ को ज़्यादा फोर्स है, नीचे को कम है. इस वाले में नीचे की तरफ को ज़्यादा हो गया तो मोशन में, क्योंकि इसका ये वाला फैक्टर मोशन में हेल्प कर रहा है, इसका ये वाला ही फैक्टर मोशन में हेल्प कर रहा था. तो दोनों का मोशन तो ठीक है, लेकिन फ़र्क क्या रहा था, इस वाले में नीचे वजन सिर्फ mg था और यहाँ वाले केस में क्या रहा था, नीचे mg प्लस f साइन थीटा, यानी ज़्यादा चीज़ें नीचे की तरफ होती तो बॉडी को मूव होने में मुश्किल हो रही थी, इसलिए हम कहते हैं पुशेस. ठीक है, लेकिन अब फ्रिक्शन का नाम अगर आप बीच में ले आते हो तो फिर आपको कैलकुलेट करके दिखाना पड़ेगा कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन किस में ज़्यादा है. जिसमें फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू जो है, कहाँ पर आपकी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन अगर पुश के जिसके केस में भी ज़्यादा हो रहा होगा उसको चलने में उतनी मुश्किल होगी, है ना, उसमें इंटरलॉकिंग ज़्यादा है. सो एफ इज़ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन. ये आपने ले लिया. ठीक है, नाउ फ्रॉम यहाँ पर हम इसको दो पार्ट्स में कर देते हैं. यहाँ पे हम पुल ले लेंगे, यहाँ हम पुश ले लेंगे. ठीक है, सो हियर व्हाट हैपन इज, ओके, R इज इक्वल टू mg है, ये तो आपको क्लियर है. नाउ इफ यू सी पुल वाले केस की बात करते हैं. पुल वाले केस में नॉर्मल रिएक्शन है लेकिन उसमें f साइन थीटा भी है ना. सो एज applied force is resolved into two components, therefore from figure 1 R plus f sin theta is equal to mg. So R is equal to mg minus f sin theta, है ना. एंड इस तरफ को बॉडी मूव कर रही है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज हियर. सो if you see here, that's F1 will be equal to what, the
and force of friction will be equal to mu k into r, which will be equal to mu k into r. कितना है हमारा? It's coming mg minus f sin theta. This is for the pull, है ना. इस वाले में क्या होगा? From figure 2, r is equal to mg plus f sin theta. Therefore, f is equal to mu k into r will be mu k mg plus f sin theta. ठीक है. यहाँ पे force of friction is this. Here this is for push, this is for pull. Now force of friction for the push is greater than force of friction in case of pull. अदरवाइज तो यहीं पे ख़त्म हो जाता है नॉर्मल. ये नीचे की तरफ को ज़्यादा है ये. दिस पुश में फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज एज फोर्स ऑफ पुश इज ग्रेटर देन पुल, देयरफॉर इट इज ईजियर टू पुल द बॉडी. क्लियर? फोर्स ऑफ फ्रिक्शन नहीं होता तो हमने तो सिर्फ यही बताना था कि एफ कॉस थीटा रिस्पॉन्सिबल फॉर मोशन है. यहाँ पे हमें कुछ भी एफ इज द अप्लाइड फोर्स एट एन एंगल थीटा विद हॉरिजॉन्टल एज अप्लाइड फोर्स इज रिजॉल्व इनटू 2 कंपोनेंट्स. यहाँ पे थोड़ा सा स्पेसिफाई कर देंगे. दैट इज एफ कॉस थीटा हॉरिजॉन्टल एंड एफ साइन थीटा वर्टिकल. 2 कंपोनेंट्स में है. फिगर से फिर हमने ये चीज़ कर दी. एफ कॉस थीटा तो हमने यहाँ डायग्राम में लिख ही दिया. मोशन में ये जो एफ कॉस थीटा ये किसके लिए कंट्रीब्यूट कर रहा है? फॉर मोशन, कंट्रीब्यूटिंग फॉर मोशन. मोशन की डायरेक्शन भी दी हुई है, तो ये मोशन में हेल्प कर रहा है. दिस इज व्हाट वी. ठीक है. अब हम थोड़ा सा मैं आपको बताऊंगी. दैट इज द एडवांटेजेस. फ्रिक्शन इज अ नेसेसरी ईवल बोला हुआ है. तो क्यों हम इसको ऐसा बोल रहे हैं? नेसेसरी ईवल वर्ड में ही देखो कई बार बोलते हैं यू जस्टिफाई द स्टेटमेंट. इट इज़ अ नेसेसरी ईवल, है ना. इसको नेसेसरी ईवल क्या कहते हैं? क्योंकि कोई चीज़ ऐसी है जो कि ख़राब है लेकिन ज़रूरत है उसकी, उसको ही हम बोलेंगे नेसेसरी ईवल. यानी काफ़ी सारे नुकसान भी कर रही है लेकिन उसके बिना हमारा गुजारा नहीं है, तो हम इसमें नेसेसरी ईवल वर्ड जो है वो यूज़ कर देते हैं. तो इसमें इसका मतलब हम फ्रिक्शन को नेसेसरी ईवल इसलिए कहते हैं क्योंकि इसकी कुछ एडवांटेजेस भी हैं और डिसएडवांटेजेस भी हैं. डिसएडवांटेजेस होने के बावजूद एडवांटेजेस भी हैं और डिसएडवांटेजेस इसके बिना हमारा गुजारा भी नहीं है. ठीक है. तो हम कहेंगे इसको नेसेसरी, फ्रिक्शन को हम नेसेसरी ईवल इसलिए कहते हैं क्योंकि इसके काफ़ी सारे डिसएडवांटेजेस हैं बट इनके बिना हमारा गुजारा नहीं है, इसलिए हम इसको कहते हैं नेसेसरी ईवल. सो अब डिसएडवांटेजेस आपको बताने पड़ेंगे कि इसमें जो है एनर्जी लॉस होता है. जब हीट के फॉर्म में कोई 2 बॉडीज मशीन के पार्ट्स मूव करें तो हीट के फॉर्म में वो लॉस ऑफ एनर्जी इज देयर. फिर जैसे अगर कोई व्हीकल है उसकी स्पीड में फ़र्क पड़ता है कि फ्रिक्शन के कारण. सो बहुत सारी वियर एंड टियर होती है. कई बार तो आग ही लग जाती है मशीन में, तो इसकी लाइफ भी जो है वो कम हो जाती है. सो दीज आर सम ड्रॉबैक्स वी से कि हमारे इसकी जो एफिशिएंसी है मशीन की उसको भी ये कम कर देती है. ठीक है. फ्रिक्शन के कारण देयर इज़ लॉस ऑफ द इनपुट गिवन टू इट, तो आउटपुट उतना नहीं हमें मिल पाता है. तो ये सारे इसके डिसएडवांटेज हैं. लेकिन एडवांटेजेस मैं पेन से लिख पा रही हूँ, एबल टू राइट. क्यों, कैसे लिख रही हूँ? पेन के इस निब के और पेपर के बीच में फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है जो कि राइटिंग में हेल्प कर रहा है. अगर इसकी जगह ग्लेस पेपर लगा देती तो ग्लेस में फ्रिक्शन नहीं आता, इसलिए ग्लेस्ड पेपर होता है उसमें बटर पेपर होता है उस पर नहीं लिख पाते क्योंकि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज नॉट देयर. चॉक से हम लिख रहे हैं बोर्ड्स पे तो दैट्स पॉसिबल बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन. हम वॉक कर पा रहे हैं
ग्राउंड के ऊपर, तो वो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है जो कि हमें हेल्प कर रहा है इसको वॉक करने के लिए। कभी आपने देखा होगा कि कई मशीन ऐसे बेल्ट सी जो है वो मूव कर रही होती है पुलिस के ऊपर, इस तरह से रिम के ऊपर ऐसे वॉक करती है, तो उनके बीच में फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है, तो ईजिली इट कीप्स ऑन वॉकिंग, है ना। सो दीज आर ऑल द रीजंस जहाँ पे देखो फ्रिक्शन, अगर हम लिख ही नहीं पाएँ, हम चल ही नहीं पाएँ, तो हम क्या करेंगे। सो देखिए ये बहुत ज़रूरी है चीज़ें फ्रिक्शन, इसलिए इसको हमने बोला कि इट्स अ नेसेसरी इवल। ये मैंने बिल्कुल आपको मैंने जल्दी से बता दिया एक्सप्लेन करके, बिकॉज आई हैव रिटन दीज नोट्स फॉर यू पीपल, ताकि मेरी राइटिंग उसमें खराब नहीं हो। सो दिस इज व्हाट वी हैव, फ्रिक्शन इज अ नेसेसरी इवल, मीन्स इट हैज़ advantages as well as disadvantages, lot of negative points, but still it is useful in many places. पहले जैसे large amount of energy of moving object is wasted in a form of heat. फिर force of friction restrict the speed of moving bus, train, rockets etc. efficiency of machine reduce हो जाती है, wear and tear होता है parts of machine में, और sometimes machine get burns too. तो ये इसके डिसएडवांटेजेस हो गए। एडवांटेजेस में कैन राइट, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन हेल्प अस टू मूव ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन से बिटवीन पेन एंड पेपर, चॉक एंड बोर्ड हेल्प इन राइटिंग। और अगर कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि ग्लेज पेपर पे क्यों नहीं लिख पाते, नॉट पॉसिबल टू राइट ऑन द ग्लेज पेपर बिकॉज नो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एग्जिस्ट बिटवीन द पेन एंड द ग्लेज पेपर। देन टायर्स ऑफ रोड्स, अच्छा ये जो ब्रेक्स लगती हैं हमारी इन टायर, जो व्हीकल्स हैं जब सड़क के ऊपर मूव करते हैं तो इनके जो टायर्स हैं और रोड के बीच में फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होता है। जैसे ही ब्रेक लगती है तो एकदम से ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक्शन में आता है और ये व्हीकल रुक जाता है। अगर इनके बीच में फोर्स ऑफ फ्रिक्शन नहीं हो तो गाड़ियाँ स्किड कर जाएं, जैसे कि बरसात के मौसम में कीचड़ विचड़ हो जाता है, या यूज़ के साथ साथ टायर बड़े स्लिपरी हो जाते हैं और सड़क गीली होती है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन नहीं होता है तो उसके स्किड होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। आपने साइकिल वगैरह चलाते हो बरसात में तो साइकिलों से स्लिप कर जाते हो, मतलब दैट इज़ बिकॉज टायर्स और रोड के बीच में फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कम हो जाता है। सो इसकी एडवांटेज, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन टायर्स ऑफ रोड हेल्प द व्हीकल टू स्टॉप व्हेन द ब्रेक्स आर अप्लाइड, दैट्स व्हाई इन रेनी सीजन or due to wear and tear of tire, friction force reduces and vehicle skids on application of brakes. ठीक है, moving belt on a rim of a wheel because of remain on a rim of wheel, वो बेल्ट जो है घूमती रहती है because of the friction। अब है कि क्या मेथड्स हैं कि आप फ्रिक्शन को कम कर सकते हैं। ठीक है, फ्रिक्शन को कम करने के भी मेथड हैं, तो इसमें आपका पहले आ जाता है पॉलिशिंग। ठीक है, पॉलिशिंग करके पॉलिशिंग करने के इरेगुलरिटीज़ जो हैं उसको भर देते हैं ताकि जो सरफेस इंटरलॉकिंग जो है वो कम हो जाए। एक ये पॉलिशिंग वाला हो गया। लुब्रिकेशन, जब बहुत ज़्यादा पॉलिश भी नहीं कर सकते, अगर बहुत ज़्यादा हाईली पॉलिश कर देंगे तो वो लोग स्लाइड हो जाते हैं बिकॉज उनके बीच में द टू बॉडीज़ कम इन कॉन्टैक्ट विद ईच अदर और वो बहुत ज़्यादा इंटरमोलिकुलर फोर्स हो जाता है और चिपक ही जाते हैं। तो इस बहुत ज़्यादा पॉलिश के भी वो नहीं होना चाहिए, बट लिमिट में पॉलिशिंग कर दी जाए। लुब्रिकेशन करने से भी क्या हो जाता है, इसमें जैसे ग्रीस ऑयल लगा देते हैं दो सरफेसेस के बीच में ताकि जो इरेगुलरिटीज़ हैं वो थोड़ी दूर रहें और इंटरलॉकिंग ना हो पाए टाइटली, है ना। एंड देन जैसे एक दो तरह के फ्रिक्शनल फोर्स थे, एक आपका स्लाइडिंग था और एक था रोलिंग फ्रिक्शन, है ना। तो रोलिंग फ्रिक्शन की वैल्यू कम होती है जब बॉडी रोल कर रही है उसके ऊपर एक बार। स्लाइडिंग फ्रिक्शन इज ग्रेटर देन द रोलिंग फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन को रिड्यूस करने का तरीका है कि कई जगह पर आप स्लाइड करने की बजाय दो एक्सेल्स, जैसे मान लीजिए टायर है ये मूव कर रहा है इस एक्सेल के ऊपर, तो आपने देखा होंगे आपकी साइकिलों में छर्रे से लगा देते हैं ऐसे, है ना। तो क्या हो जाता है वो स्लाइड, ये दोनों स्लाइड होने की बजाय क्या हो जाता है, द स्लाइडिंग फ्रिक्शन इज कन्वर्टेड इनटू रोलिंग फ्रिक्शंस। दीज आर द थिंग्स। सो रिड्यूसिंग मेथड टू रिड्यूस, कई बार क्वेश्चन आ जाता है, ये दे देते हैं HP बोर्ड वाले, व्हाट इज फ्रिक्शन, why it is called necessary, what is friction, how you can reduce, the method to reduce friction. Polishing of the surface, by polishing the irregularities on the surface are filled, therefore friction, ये मैंने ऐसे एरो बनाया, it means
डिक्रीजेस, ठीक है, मैं जब भी ऐसा एरो नीचे को बनाऊँ तो डिक्रीजेस समझ जाए ऊपर को। देयरफॉर however highly polished surface slides over each other as intermolecular attraction is increased. दूसरा lubrication है, इसमें oil and grease is put in between the two surfaces so that irregularities of surface remain apart and do not interlock tightly. Then converting sliding friction into rolling, as rolling friction is less than the sliding friction, so by using ball bearing in between the two axle A and B, a wheel in a machine or cycle कैन बी चेंज। सो इसको डिक्रीज कर देते हैं, ये एक डायग्राम ड्रॉ करके बता दिया, ठीक है। दिस इज व्हाट वी हैव। अब थोड़े से मैं न्यूमेरिकल्स लूँगी। आई टेक अ फ्रेश पेन, मैंने लिखे नहीं थे न्यूमेरिकल बिकॉज आई वाज डाउटफुल कि कितनी लंबी वीडियो होने वाली है। चलो 2 कर न्यूमेरिकल्स ले लेते हैं। आई राइट द क्वेश्चन लेटर ऑन। अभी मैं डायरेक्टली क्वेश्चंस तुमको बताऊंगी, स्पेस छोड़ देती हूँ ताकि न्यूमेरिकल लिखने के लिए। अगर मान लीजिए कि एक बॉडी जो है वो रोल कर रही है, दिस इज क्वेश्चन के लिए जगह मैं छोड़ रही हूँ, आई राइट लेटर। सो मान लीजिए ये बॉडी जो है एक रोलिंग ऑन अ ग्राउंड, दिस इज अ बॉडी, ये ग्राउंड है, ठीक है, और इसके ऊपर ये बॉडी जो है वो रोल कर रही है ना, रोलिंग ऑन अ ग्राउंड। और विद वेलोसिटी से इनिशियल वेलोसिटी u दे देते हैं 1 मीटर पर सेकेंड से वो मूव कर रही है। एंड आफ्टर डिस्टेंस इक्वल्स टू 5 मीटर ये जो है रेस्ट पे आ जाती है, ठीक है। और आपको निकालना है कि रिफ्रैक्टिव म्यू की वैल्यू कैलकुलेट करनी है आपने कि फाइंड द फोर्स ऑफ इट कम्स टू रेस्ट, ये दिया हुआ है, फाइंड म्यू दे दिया है, ठीक है। अब देखो इसमें क्या क्या चीज़ें आपको दी हुई है एंड म्यू आपसे पूछा है, दिस इज व्हाट दे हैव आस्क्ड यू। सो म्यू इज इक्वल टू, अगर आपने कैलकुलेट करना है तो हाउ यू विल डू इट, म्यू इज इक्वल, अगर म्यू की बात आती तो एकदम से हमारे दिमाग में आ जाता है दैट म्यू इज इक्वल टू व्हाट, म्यू इज इक्वल टू, और यू कैन से राइट इट एज फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, है ना, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज इक्वल टू म्यू आर लिखते हैं। सो दिस विल इक्वल टू, म्यू विल बी इक्वल टू एफ अपॉन आर, स्मॉल एफ आई टेक है, एफ अपॉन आर निकालना है। नाउ एफ इज व्हाट, फोर्स हियर, दिस इज व्हाट यू हैव। यहाँ पे तो ये ठीक है, इसकी बॉडी है, ये आपका हो गया नॉर्मल रिएक्शन, इसका वेट नहीं दिया हुआ है। इफ आई टेक एम एज मास, एम जी इसका वेट इस तरफ को एक्ट कर रहा है, ये इधर को मूव कर रही है विद सर्टन वेलोसिटी। अब एफ की वैल्यू हमने कैलकुलेट करनी है। एफ की वैल्यू अगर हमें पता चल जाए, सो वी विल राइट द वैल्यू। अब यहाँ पर ये चीज़ें हैं, तो ये और क्या दिया हुआ है, u इज़ गिवन 1 मीटर पर सेकेंड दिया है, डिस्टेंस भी दिया हुआ है 5 मीटर, वो रेस्ट में आ जाता है, नहीं, फाइनल वेलोसिटी इज गिवन 0 एंड सो दिस एक्सेलरेशन हम यहाँ से निकाल सकते हैं, फिर द फोर्स वी वांट टू कैलकुलेट, सो दिस विल बी इक्वल टू योर व्हाट विल डू, एक्सेलरेशन के लिए यहाँ से फोर्स है तो हमें उसमें फोर्स एफ निकालना है, तो डेफिनेटली हमारे दिमाग में आता है दिस एफ विल बी इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन जो बॉडी का है, वहाँ से हम कैलकुलेट कर सकते हैं फोर्स कितना उसके ऊपर एक्ट कर रहा है। सो ए निकाल लेते हैं, कौन सी इक्वेशन यूज़ करोगे यहाँ पे, वी स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर इज इक्वल टू 2as। सो वी स्क्वेयर इज 0 का स्क्वेयर माइनस 1 इज इक्वल टू योर ए को अकेला छोड़ देते हैं, डिवाइडेड बाय 2 into 5, है ना। सो दिस एक्सेलरेशन इज कमिंग आउट टू बी माइनस 1/10 मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर।
यानी नेगेटिव साइन इज देयर, सो दिस रिटार्डेशन इज देयर, है ना. ऑपोजिट दिस ऑपोजिट टू एक्सेलरेशन की जो वैल्यू लोगे, इफ इट इज मूविंग इन दिस डायरेक्शन, सो आपकी जो F की वैल्यू होगी फोर्स की, दैट विल बी इक्वल टू हाउ मच मास, कितना ले लेंगे आप, दैट इज इक्वल टू m को m ही लेने देते हैं. एक्सेलरेशन इज इक्वल टू हाउ मच, 1/10 इसकी वैल्यू. सो दिस इज द वैल्यू. नाउ दिस इम्प्लाइज म्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, m/10 डिवाइडेड बाय r इज इक्वल टू हाउ मच, यहाँ डायग्राम से r इज इक्वल टू mg, बिकॉज r इज इक्वल टू mg होता है. so, यहाँ से ये m और ये m कट जाएगा. सो इट विल बी व्हाट, 1/10 divided by 10. So it is 1/100. So it is 0.001. So mu is equal to 0.001. कैसे घुमा के क्वेश्चन दिया है, बट नीड नॉट टू वरी अबाउट द क्वेश्चन. सेकेंड क्वेश्चन यहाँ लिख देंगे, सोल्यूशन पीछे ले लेते हैं. अगर मान लो कि एक ट्रक में है, ठीक है, यहाँ सोल्यूशन यहाँ से ले, आपका ये ट्रक है, मान लो ये ट्रक हो गया मेरा, दिस इज अ ट्रक. इसके यहाँ पे जो वुडन सरफेस के ऊपर मैंने कुछ ब्लॉक्स रखे हुए हैं, सम ब्लॉक्स आ गए, ये ब्लॉक्स हैं, ठीक है. ट्रक मूव कर रहा है आपका जो भी है. नाउ इफ इट इज ट्रक इज मूविंग विद इनिशियल वेलोसिटी 72 किलोमीटर से पर आवर की स्पीड से ये चल रहा है, और एंड इसमें आपने कैलकुलेट करना है कि आप कितना टाइम, व्हाट विल बी द टाइम टेकन बाय, ब्रेक सप्लाई की है ना, टाइम टेकन यू बाय ट्रक टू स्टॉप विदाउट मूविंग ब्लॉक्स फॉरवर्ड. फॉरवर्ड नहीं है मूव होता, आपको कैसे करना पड़ेगा. और आपको दिया हुआ है म्यू की वैल्यू दी हुई है 0.5 बिटवीन ब्लॉक एंड फ्लोर ऑफ ट्रक. ये वैल्यू दी है, ठीक है. नाउ what we'll do is here block not move forward लिखा हुआ है. So as block is not moving forward, so retardation by frictional force will be how much? Block should not मूव फॉरवर्ड, आगे की तरफ ना जाए, therefore retardation by frictional force, रिटार्डेशन बाय फ्रिक्शन फोर्स ए मतलब होता तो एक्सेलरेशन ही ना, डायरेक्शन ऑपोजिट होती है. ए विल बी इक्वल टू हाउ मच, that will be equal to the frictional force divided by mass of block, है ना. अब mass of block भी नहीं दिया हुआ है, तो let mass of blocks is equal to say m. so ये ब्लॉक है, अगर मान लो नॉर्मल रिएक्शन ऊपर को है तो नीचे की तरफ को क्या हो जाएगा, mg, r इज इक्वल टू mg.
इस तरफ को ये मूव कर रहा है तो फ्रिक्शनल फोर्स ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा, ये एफ इधर को होगा. सो दिस एफ इज रिटार्डेशन बाय फ्रिक्शनल फोर्स. यहीं पे एफ लिख देती हूँ, छोटा एफ है ना, तो दोबारा लिखने की ज़रूरत नहीं है. सो एफ इज़ इक्वल टू व्हाट, दैट इज़ इक्वल टू म्यू आर. एफ इज़ इक्वल टू म्यू कितना दिया हुआ इन्होंने 0.5, आर कितना है mg. दिस इज व्हाट वी हैव. Therefore x the retardation है that is coming out to be how much, 0.5 mg divided by m. यहाँ से mm कट जाएगा. So this will be equal to 0.5 g. This is what we have. Now अब इन्होंने क्या पूछा, टाइम पूछा है. So u दिया हुआ है 72 किलोमीटर पर आवर, which will be written as 72 into 5 upon 18 मीटर पर सेकेंड. कितना हो जाएगा, 18 1 ज़ा 18 4 सा. So this is equal to how much, 20 मीटर पर सेकेंड. रेस्ट पे वो आता है ब्रेक्स लगा के, तो v इज़ इक्वल टू 0. और क्या दिया हुआ है, एक्सेलरेशन हम निकाल चुके हैं कि वो मूव ना करे. एक ही वैल्यू हमारी आ गई है 0.5 g, और इसको हम लेंगे भी नेगेटिव बिकॉज रिटार्डेशन है. रिटार्डेशन तो एक्सेलरेशन की वैल्यू इज नेगेटिव विल टेक. सो t आपसे पूछा हुआ है. सो द इक्वेशन इज v इज इक्वल टू u प्लस 80. 0 इज इक्वल टू 20 minus 0.g into t. So this will be 0.5 into gt is equal to 20. इसको इधर इधर कर दिया. So g is how much, 10. 0.5 into 10 into t is equal to 20. So 5t is equal to 20. So t is equal to 4 seconds. 4 सेकेंड में ये जाएगा. एक क्वेश्चन मैं होमवर्क में देती हूँ आपको. एक पेज यूज कर लेती हूँ. थोड़ा सा घुमाया हुआ क्वेश्चन है. आई विल गिव यू होमवर्क. मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ उसको, ठीक है. दिस इज वन होमवर्क पे क्वेश्चन. अगर मान लो ये आपका इंक्लाइन प्लेन है, ठीक है. ये अल्फा इज द एंगल ऑफ रिपोज. अच्छा, ये अल्फा एंगल पे है और आपको यहाँ पर एक बॉडी रखी हुई है, ठीक है. जब इसको, ये जो सरफेस है, इसको आप, एक वर्ड यूज़ कर रही हूँ मैं यहाँ पे, फाइंड म्यू निकालना है, ठीक है. 20 kg की ये बॉडी है, ये इंक्लाइन प्लेन पर है, और फाइंड म्यू इफ कंडीशन जो दी है, इफ इट स्लाइड, अगर ये स्लाइड करती है, व्हेन inclined plane rise 5 in 12, ऐसा लिखा है 5 in 12. 5 in 12 means this is 5 and this side is, from here it is 12, ठीक है. तब ये स्लाइड करती है, तो उस टाइम पे ये अल्फा है, तो दैट मीन्स दिस इज एंगल ऑफ रिपोज ओनली व्हेन इट इज नॉट एट द वर्ज, इट इज ग्रेटर देन द एंगल ऑफ अल्फा इज व्हाट, अल्फा जो है, अल्फा इज ग्रेटर देन एंगल ऑफ रिपोज. तो इसका कोई मतलब नहीं है, जस्ट इस वक्त बॉडी इज स्लाइडिंग, यू हैव टू फाइंड आउट. तो मैं इसको हिंट दे देती हूँ. यहाँ पर आपने क्या करना है, अब आपको क्या कंडीशन दी हुई है, यू सी हियर the condition given is 5 into, as plane is rise 5 in 12, ऐसा लिखा है. So 5 in 12 means
this is your 12, this is your 5, this is an angle alpha. तो यहाँ से this is what you have, and mu आपसे पूछा है mu is equal to alpha is your find the if it slide नहीं करो इसको, if it start at verge to slide, then alpha is your equal to, condition change कर रही हूँ मैं, alpha is equal to angle of repose. So this is what we have. तो हमें पता है mu is related, आप यहाँ start जब करोगे, related to angle of repose by relation. कितना सिंपल है, mu is equal to क्या था, tan alpha. tan alpha की वैल्यू निकालनी है, so tan alpha you can find out. यहाँ से आप वैल्यू निकाल सकते हैं. tan alpha को सिंपल करके लिखना है, आप इसको लिख लीजिए sin alpha अपॉन cos alpha. sin alpha की वैल्यू भी यहाँ से निकल जाएगी आपको. sin alpha will be equal to your 5/12 हो जाएगा. cos alpha क्या हो जाएगा, if you want to go for cos alpha, it will be equal to under root of 1 minus sin square alpha. यहाँ से ये वैल्यू डाल दीजिए यहाँ पे, है ना. सो दिस कोई मुश्किल है इसमें. म्यूजिकल tan अल्फा, या तो आप इसको पाइथागोरस थ्योरम निकाल के ये साइड निकालोगे, है ना. मैंने वैल्यूज बिल्कुल पर्टिकुलर उससे ली नहीं है कि एग्जैक्ट वैल्यू आपको इसकी मिल जाए. तो इसको सिंपल वे में ऐसे भी कर सकते हैं. tan अल्फा कैन बी रिटन एज साइन अल्फा अपॉन कॉस अल्फा. साइन अल्फा तो सीधा ही है. साइन अल्फा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज 5/12. कॉस अल्फा चाहिए तो अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा कर दिया. तो दिस विल बी इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस 5 का स्क्वायर अपॉन 12 का स्क्वायर. इसको सॉल्व आउट करते जाएंगे तो अंडर रूट 1 माइनस 25 अपॉन 144, and this will be equal to 144 minus 25 divided by 144. so this is 144 का तो चलो 12 बाहर आ जाएगा. ये कितना हो जाएगा, 119 अंडर रूट. सो दिस इज व्हाट यू हैव. साइन अल्फा और ये डाल दीजिए वैल्यूज. एक ये वैल्यू आ गई और कॉस अल्फा की आपकी ये वैल्यू आ गई. दोनों वैल्यू उठा के इसमें डाल दीजिए म्यू में, तो आपको म्यू की वैल्यू मिल जाएगी. ठीक है, 12 कट जाएगा, क्या बचेगा 5/अंडर. तो म्यू की वैल्यू आएगी आपकी 5/√119. ठीक है, थोड़ा सा घुमाया क्वेश्चन है, कुछ नहीं किया, वैसे ही मास दे दिया 20 kg, कोई रोल ही नहीं है उसका वहाँ पे. हमें तो सीधा मालूम है रिलेशन दैट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द एंगल ऑफ रिपोज. वो कंफ्यूजन के लिए सिर्फ यहाँ पे दे दिया कि एक बॉडी है, उसका मास 1 kg है, एंड इट इज एट वर्ज टू स्लाइड व्हेन द इंक्लाइन प्लेन राइज 5/12. बस ये 5/12 वर्ड यूज किया हुआ है, तो इसको देख के नहीं घबराना है. 5/12 का मतलब है यहाँ से इसको 5 राइज किया है, दिस इज 12. ठीक है. Okay, with this the lecture is over. Keep revising and keep writing in the comment section. Thank you. Have a nice day.